प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का भूगोल की सीरीज़ में स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 10 के लिए हम भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने एग्रीकल्चर का अध्ययन कर लिया था। कृषि या भारतीय कृषि का अध्ययन कर चुके थे। उसमें प्रमुख खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें, व्यापारिक फसलों पे चर्चा हुई थी। आज एक नए टॉपिक के साथ खनिज व ऊर्जा संसाधन महत्वपूर्ण है और इसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ते जाएं। इम्पोर्टेंट जो मैं बताता हूँ आप उसको नोट करें और कोई लोकेशन जो इम्पोर्टेंट होती है यानी मैप के लिए कोई लोकेशन इम्पोर्टेंट होती है तो मैप पर आप उसको फिल करें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन पे जब प्रश्न पूछे जाते हैं मैप बेस्ड तो आपको वो यहीं से मिलते हैं, कोई बाहर से नहीं आते। तो जो लोकेशन यहाँ इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँ और जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉफिट लाभ हो। तो शुरुआत करते हैं खनिज। सबसे पहले इसका परिचय की बात करें तो खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणों वाले उन पदार्थों से होता है जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। देखिए, खनिज हमें कहाँ प्राप्त होते हैं तो खनिज हमें भूमि से प्राप्त होते हैं और भूमि से हम उसको खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक या भौतिक गुण उनमें प्रधान होते हैं। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनमें रासायनिक तत्व मिला होता है और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भौतिक गुणों वाले होते हैं, जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें दोस्तों कोयला। आप सभी जानते हैं कि कोयले का प्रयोग हम करते हैं, तो कोयला एक प्रकार से क्या है, खनिज। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें लोहा एक्स्क, ठीक है, आयरन एंड ओर, तो इसका भी हम प्रयोग करते हैं, ये भी आप जानते हैं। लोहा इस्पात, ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तांबा है, अभ्रक है, सीसा जस्ता है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, खनिज। ये सब क्या है दोस्तों, खनिज, जिनका मानव उपयोग करता है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव इसका उपयोग करता है। तो खनिज से तात्पर्य क्या हुआ कि भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक या भौतिक गुणों वाले उन पदार्थों से हैं जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। खनिज मानव के लिए संसाधन का रूप है जिनका निश्चित आर्थिक मूल्य होता है। खनिजों के निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो खनिज का जब निर्माण होता है तो उसमें भौतिक और जैविक कारक उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस कारण इन्हें जैविक और अजैविक खनिजों के रूप में विभाजित किया जाता है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि जैविक खनिज किसे कहते हैं और अजैविक खनिज किसे कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैविक और अजैविक खनिज क्या होते हैं। या आपने कई बार ये भी सुना होगा कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज क्या होता है, ठीक है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैविक और अजैविक खनिज की चर्चा करेंगे। यानी कि जैविक खनिज का मतलब ये समझा देता हूँ मैं आपको। जैविक खनिज का मतलब ये होता है कि जिनमें जीव जंतुओं के अवशेष हों। जैविक खनिज जिनमें जीवों के अवशेष हों वे जैविक खनिज कहलाते हैं, और अजैविक खनिज वे कहलाते हैं जिनमें जीवों का अवशेष नहीं हो, जिनमें जीवों का अवशेष नहीं हो। जैसे हम बात करें दोस्तों कोयला, ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनमें जीवों का अवशेष होता है, ठीक है, इनमें जीवों का अवशेष होता है। यानी कि जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, या पेड़ों की वनस्पति, पेड़ जो होते हैं ये दब कर, सड़ गल कर जब कार्बन फॉर्म में ये जनरेट होते हैं तो उससे कोयले का निर्माण होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो ऐसे संसाधन या ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं, जैविक खनिज कहलाते हैं, इन्हें संसाधन भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अजैविक खनिज होते हैं जिनमें किसी प्रकार का जीवों का अवशेष शामिल नहीं होता।
ऐसे पदार्थ या ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं? अजैविक खनिज कहलाते हैं। जैसे आप 9th क्लास में आप पढ़ कर आ चुके हैं संसाधन, या छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 में भी आपने संसाधन के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर भी हम यही पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। तो संसाधन ही तो है, ये खनिज क्या है? मानव के लिए संसाधन ही है और ये इनका प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिजों की श्रेणी में। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक श्रेणी में है, जबकि लोहा है, मैग्नीज, अब्रक आदि अन्य खनिज जो हैं वो अजैविक श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा आपसे जा सकता है, नोट कर लीजिए आप इसको। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जैविक खनिज कौन कौन से होते हैं, एक प्रश्न ये बन सकता है। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अजैविक खनिज क्या होते हैं। तो जैविक खनिज कौन से हैं? कोयला व प्राकृतिक तेल। और अजैविक खनिज कौन से हैं दोस्तों? लोहा, मैग्नीज, अब्रक। ये कैसे खनिज है? अजैविक खनिज है। आगे समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भीय संरचना में विविध खनिज पदार्थों के भंडार समाहित है। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और दक्षिण तटीय प्रदेश में अवस्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार इस पर कि सर्वाधिक भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये आप सब पढ़कर आ चुके हैं। कक्षा 9th में आपने भौतिक प्रदेश पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, ये आपको पता है तेल पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार। हिमालय क्षेत्र रीजन में भी यहाँ पर आपको लिग्नाइट प्रकार का कोयला भी मिलता है। दक्षिण तटीय प्रदेश, ये रीजन भी सर्वाधिक खनिज, या यूँ कह लीजिए कि खनिज संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है और जिसमें प्रायद्वीपीय पठार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैप लोकेशन यदि आप देखेंगे दोस्तों तो ये कुछ पेटियों के रूप में आपको मैप लोकेशन दिया हुआ है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा जो रीजन है लास्ट तक आप चले जाएँ, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये नंबर 1 हमने पढ़ा है। नंबर 2 में आपने अरावली श्रेणी पढ़ी है, ये नंबर 2 अरावली श्रेणी। नंबर 3 ब्रह्मपुत्र घाटी रीजन, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो आपको हिमालय रीजन मिलेगा इस तरफ, ये नंबर 4। और तटीय प्रदेश भी सर्वाधिक पेट्रोलियम की उत्पादक क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। प्रश्न पूछा जाएगा इसलिए आपको ध्यान रखना है। लोकेशन अभी हम बात कर लेंगे, जब हम पेटियों की चर्चा करेंगे तब और आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। इन पर भी प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं कि धात्विक खनिज किन्हें कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये एक वर्ड में या एक लाइन में समझाना चाहें तो जिसमें धातु का अंश हो, सिंपल सी बात है। ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश हो, यानी ऐसे खनिज जिनमें धातु मिलती हो, जब हम उसको गलाते हैं, ठीक है, प्रगलन भट्टी में जब हम उसको गलाते हैं तो गलाने पर यदि धातु प्राप्त होती है, इसका मतलब वो कैसे खनिज है? धात्विक खनिज है, कठोर खनिज है। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे खनिजों को हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। क्लियर हो गया? अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लोहे युक्त या जिसमें लोहे की धातु मिली हुई होती है, और एक जिसमें लोहे की धातु नहीं मिली होती। यहाँ देखिए बात तो ये चल रही है कि धात्विक खनिज क्या होता है। तो धात्विक खनिज का मतलब तो ये हुआ कि जिसमें धातु होती है, जिसमें धातु का अंश होता है, वो तो धात्विक खनिज कहलाता है। सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी प्रकार की धातु हो वो धात्विक खनिज कहलाएगा। लेकिन जिसमें केवल लोहे की मात्रा हो तो वह लोहे धातु खनिज कहलाएगा, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं हो वह अलोहे धातु खनिज कहलाएगा। लेकिन धातु तो है, धातु तो है। यानी धात्विक खनिज की पहली शर्त यह है कि धातु का अंश होना चाहिए। जिस खनिज में धातु का अंश होगा वो धात्विक खनिज कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। नंबर 2, यदि किसी खनिज में लोहे युक्त धातु है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा हो, तो वो
जो खनिज कहलाएगा वो कहलाएगा लोहे युक्त या लोहे धातु खनिज। और इसमें लोहे की मात्रा नहीं हो लेकिन अन्य कोई धातु तो मिली भी हो, वो कहलाएगा अलोहे धातु खनिज। ठीक है, देखिए अभी हम पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये कहना चाह रहा है लोहे धातु खनिज में ऐसे खनिज जिसमें लोहे की अंश की प्रधानता पाई जाती हो, सिंपल, जिसमें लोहे अंश की प्रधानता पाई जाती हो वो कहलाता है लोहे धातु खनिज। ये ध्यान रखना है, लोहे एक्स, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है। क्लियर हो गया। आयरन क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है। इसका मतलब ये धातु धात्विक तो है लेकिन उसके साथ ये लोहे धातु खनिज भी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अलोहे धातु खनिज। नेक्स्ट क्या है? अलोहे धातु खनिज, ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। सिंपल, देखिए लोहे धातु में क्या था? जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता हो। और अलोहे धातु खनिज में क्या हो गया? जिसमें लोहे के अंश नहीं पाया जाता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम, इनमें क्या नहीं है? इनमें लोहे का अंश नहीं है। इनमें लोहे का अंश नहीं है, इसलिए कैसे खनिज है? अलोहे धातु खनिज है। क्लियर हो गया। लेकिन इनमें धातु तो है, यानी मिक्सअप फॉर्म में धातु तो मिलती है। यानी देखिए चांदी और ये आप देखें जस्ता, ठीक है, ये सीसा जस्ता होती है। जहाँ सीसा जस्ता मिलता है इसका मतलब वहाँ चांदी मिलती है। जहाँ सीसा जस्ता मिलता है वहाँ चांदी मिलती है। इसका मतलब इसमें धातु मिलती है लेकिन लोहे वाली धातु नहीं मिलती। लोहे वाली धातु नहीं मिलती है। क्लियर हो गया। ये धात्विक, इसमें धातु मिलती है, वो धात्विक खनिज। लोहे धातु जिसमें लोहे का अंश होगा तो लोहे धातु, जिसमें लोहे का अंश नहीं होगा वो अलोहे धातु। लेकिन धात्विक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई धातु मिक्सअप होकर आती है। चलिए, अब अधात्विक खनिज क्या होता है? ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता। सिंपल सी बात है कि एक मिट्टी प्रकार के होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई धातु नहीं होती। धातु नहीं होगी तो कठोर नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। लोहा क्या कठोर है, सोना कठोर है, चांदी कठोर है, तो धातु का अंश है, इसलिए वो धात्विक खनिज है। लेकिन अधात्विक खनिज में किसी तरह की कोई धातु का अंश नहीं होता। जैसे चूना पत्थर आप तोड़ेंगे चूरा हो जाएगा, डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम, ये इस प्रकार के खनिज होते हैं कि इनको तोड़ने पर टूट जाते हैं। तोड़ने पर टूट जाते हैं, चूरे हो जाते, चूर्ण टाइप में ये बन जाता है। तो इसमें किसी प्रकार की धातु नहीं है, और जिसमें धातु नहीं है वह अधात्विक है। क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण पेटियों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम दो अन्य प्रकार के और हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्ति हो उसे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। अब देखिए, एक तो हो गया धात्विक, एक हो गया अधात्विक। अब हम बात करते हैं ऊर्जा खनिज। ठीक है, ऊर्जा खनिज क्या होता है? जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति हो, जैसे जिसको जलाने पर, जिसका प्रयोग करने पर हमें ऊर्जा प्राप्त हो। जैसे हम बात करें कोयला, कोयले को आपने देखा होगा सर्दी के समय कोयले को जलाने की ऊष्मा प्राप्त होती है और वो हमें हीटिंग देता है, गर्मी प्रदान करता है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं कि ये ऊर्जा प्रदान है। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हमें मिलता है कच्चे पदार्थ के रूप में, फिर हम उसको रिफ़ाइन करते हैं और रिफ़ाइन करने के बाद हमारी गाड़ियों में पेट्रोल जो डलता है तो वो भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ऊर्जा प्रदान करने से हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है, तो ये ऊर्जा प्रदान है। ठीक है, तो दो तरह के हो गए इसमें। ईंधन खनिज, एक होता है अणुशक्ति खनिज। ईंधन खनिज कौन कौन से हैं? ऐसे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, तो ये कहलाते हैं ईंधन खनिज। अणुशक्ति का खनिज, ऐसे खनिज जिनसे आणविक ऊर्जा प्राप्त होती हो। ठीक है, जिनको उपयोग में लेने पर आणविक यानी कि छोटे से पदार्थ होते हैं लेकिन इनकी जो विस्फोट क्षेत्र होता है या विस्फोटक जो इनका क्षेत्र होता है बहुत विशाल होता है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, तो इस प्रकार के खनिज अणुशक्ति के खनिज कहलाते हैं। इनकी मात्रा बहुत कम होती है लेकिन जब इनका प्रयोग में लाया जाता है तो ये शक्ति बहुत अधिक देते हैं, ऊर्जा बहुत निकलती है और हानि भी बहुत होती है। क्लियर? अब देखिए आपके 2021 में जो बोर्ड के पैटर्न में है, कुछ सिलेबस में बदलाव किया है, तो यहाँ आपको केवल ये दो खनिजों के बारे में अध्ययन करना है। केवल दो खनिजों के बारे में अध्ययन करना है, यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपकी बुक में आप पीछे की ओर चलेंगे तो आपको ईंधन खनिज देखने को मिलेगा
और अणुशक्ति का खनिज आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या नहीं पढ़ना, हमें धात्विक और अधात्विक खनिज जो है ना दोस्तों वो नहीं पढ़ने हैं आपको। 2021 की बोर्ड पैटर्न पर आपको वो नहीं पढ़ना। सिलेबस को कम किया गया है कोविड-19 के इस दौर में। स्कूल कॉलेज ये सभी अभी बंद हैं, हो सकता है जल्दी खुल जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास समय कम है। तो इस स्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 में हर विषय में, चाहे इतिहास हो, राजनीति विज्ञान हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो या अन्य आपके विषय हों, चाहे गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, जो भी विषय, सब में सिलेबस को 40% तक दिया है। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, खनिज। और खनिज में भी कौन सा, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। तो जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप उतना पढ़ती जाए। पीछे के जो चैप्टर है उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा है जल संसाधन, इसमें बहुउद्देशीय परियोजना वगैरह पढ़ा था, वो आपके एज इट इज़ रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक चैप्टर इससे पहले आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है, उसमें से आपको जो दलहन वाला पार्ट है और जो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पार्ट है, ये आपका लगभग पूरा ही हट गया, ठीक है। और कृषि का भी थोड़ा बहुत आपको कंटेंट पढ़ना है, उसमें खाद्यान्न फसलें जो होगी ना दोस्तों वो पढ़नी है आपको, वो ध्यान से पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं और इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे, भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग 100 प्रकार के खनिज हैं और इसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें से 89 महत्वपूर्ण हैं और 52 अधात्विक की श्रेणी में आते हैं, 10 धात्विक श्रेणी में और 23 सूक्ष्म खनिज हैं, जैसे निर्माण सामग्री या 4 ईंधन प्रकार के खनिज हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब जो आने वाला है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में प्रमुख खनिज पेटियाँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बने हुए भी हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। तो नंबर 1 है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, ठीक है दोस्तों। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी ये कहाँ स्थित है, मैप में लोकेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। और आप भी लोकेट करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो क्षेत्र यहाँ आएंगे वहाँ से आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पेटी का विस्तार छोटा नागपुर का पठार, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है। एटलस में आप देखिए, सर्च कीजिए और बताएं मुझे छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। उड़ीसा पठार के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पेटी भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। यहाँ बड़ी मात्रा में कोयला, लोहा एक्स, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, तांबा आदि अनेकों खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है, यानी फर्स्ट नंबर पे जो है वो है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। और उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी का जो विस्तार है वो छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, और यहाँ सबसे सर्वाधिक खनिजों की पेटी माना जाता है। यहाँ सर्वाधिक खनिज निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। लोहा एक्स, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट आदि अनेक खनिज यहाँ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों मध्य पेटी। और मध्य पेटी में शामिल करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों को। तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, पन्ना, लोहा एक्स और विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मध्य पेटी कहलाती है। पहले पढ़ा उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, यानी प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी पूर्वी भाग, क्लियर। इसमें महत्वपूर्ण हमने पढ़ लिया था कि छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, यहाँ पे सर्वाधिक खनिजों के क्षेत्र पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। मध्य पेटी में आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये प्रमुख भाग है जहाँ पर हमें मैग्नीज देखने को मिलता है, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, ये मुख्य खनिज आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण पेटी। ये पेटी कर्नाटक पठार एवं तमिलनाडु उच्च भूमि। तो कहाँ मिलती है पेटी, कर्नाटक रीजन में, कर्नाटक के पठार के आसपास का रीजन देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र वहाँ देखने को मिलेगा। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी की भांति यहाँ भी लोहा खनिज और बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, परंतु यहाँ कोयला, अब्रक और ताम्र यानी तांबा खनिजों के निक्षेप बहुत कम, न्यून है या ना के बराबर है, बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक क्या मिलता है, लोहा। सर्वाधिक क्या मिलेगा आपको, लोहा एक्स मिलेगा, बॉक्साइट आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान
रखना है। 3 पेटी उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। मोस्टली क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मोस्टली आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार और दूसरा है उड़ीसा का पठार। फिर मध्य पेटी की चर्चा की तो मध्य पेटी का मोस्टली क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र रीजन में यहाँ देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे दक्षिण पेटी या कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है दक्षिणी पश्चिमी पेटी। अब दक्षिणी पश्चिमी पेटी जो है ये मुख्य रूप से दक्षिणी कर्नाटक एवं गोवा में विस्तारित है, जहाँ लो एक्स, गार्नेट एवं मृत्तिका के उन्नत निक्षेप पाए जाते हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी पेटी कहलाती है। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी पेटी है। नेक्स्ट 5 नंबर उत्तरी पश्चिमी पेटी, राजस्थान में अरावली रीजन और संस्पर्शीय गुजरात यानी गुजरात को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ अलोहे धातु, ठीक है, यहाँ कौन सी अलोहे धातु, धात्विक खनिजों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता आदि के भंडार है। साथ ही यूरेनियम, अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज, नमक आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ ऊर्जा खनिज, पेट्रोलियम के अच्छे भंडार मिलते हैं। यानी इस पेटी में सर्वाधिक आपको कैसे अलोहे धातु खनिज देखने को मिलेंगे या अलोहे धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 5 पेटियों को हमने पढ़ा, 5 पेटियों के एक बार विथ मैप हम देख लेते हैं। नंबर 1 आपने जो पहली पेटी पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपने उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। क्लियर हो गया, तो इसका मोस्टली क्षेत्र यहाँ देखने को मिलेगा। मैप में लोकेशन कर लीजिएगा आप अलग से, इसी को मैप नहीं मानिए। ठीक है, इसके बेस्ड पे आप अपना मैप बनाएंगे अच्छे से, कौन कौन से राज्य पहली पेटी में, कौन से दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से। दूसरी थी मध्य पेटी, फिर है दक्षिण पेटी, फिर है दक्षिण पश्चिम वाला रीजन। ठीक है, और फिर ये उत्तरी पश्चिम का रीजन। तो ये हमने 5 पेटी के बारे में अध्ययन कर लिया। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भारत के प्रमुख खनिज। अब आपको दिया हुआ लोहे एक्स, लेकिन मैंने कहा आपको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज नहीं पढ़ने हैं, आपको डायरेक्ट पढ़ने हैं ऊर्जा खनिज। तो हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं, ऊर्जा खनिज से बात करेंगे। ऊर्जा खनिज कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा कर रहे हैं ऊर्जा खनिजों की, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं या ऊर्जा खनिज कौन कौन से और कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। तो नंबर 1 ऊर्जा खनिज। ठीक है दोस्तों, इन खनिजों से ऊष्मा तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये ऐसे खनिज है जिनसे हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है और साथ ही साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ऐसे खनिजों को हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। किसी भी देश में औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। किसी भी देश में जब हम औद्योगिक विकास करते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते हैं, तो उन क्षेत्रों में हमें प्रमुख रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मतलब बहुत अधिक शक्ति की। तो उन शक्ति के लिए हमें या तो हमें जल विद्युत पर निर्भर रहना पड़े, या फिर कोयला शक्ति या फिर पेट्रोलियम शक्ति, इन पर निर्भर रह सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए अधिक पावर की आवश्यकता होती है, और अधिक पावर जो होती है वो या तो कोयले से मिलती है या फिर विद्युत से मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कोयला, और उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए पेट्रोलियम भी है। ऊर्जा खनिजों की प्राकृतिक स्रोत जीवाश्म पदार्थ एवं परमाणु घटक है। तो जो ऊर्जा खनिज हैं उनके प्राकृतिक स्रोत के साथ जीवाश्म जो पदार्थ होते हैं और परमाणु के घटक होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ऊर्जा को कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप से प्राप्त किया जाता है। तो ऊर्जा जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसे हम कैसे परंपरागत रूप से प्राप्त करते हुए हैं। पहले भी हम परंपरागत रूप से प्राप्त करते हुए हैं और अब भी हम परंपरागत रूप से ही प्राप्त करते हैं। एवं इसे इनके जो क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे उद्योग की, कृषि, यातायात व आधुनिक जीवन शैली में घरेलू उपयोग में लाया जाता है। तो ये अलग अलग ऊर्जा के खनिज हैं, और अलग अलग ऊर्जा के खनिज और परमाणु खनिज जो हैं वो हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। उसमें से पहला हम आज पढ़ने जा रहे हैं कोयला। कोयला महत्वपूर्ण है, कोयले से मिलने वाली जो ऊर्जा है और कोयले का जो रीज़न है वो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में कहाँ कहाँ इसका भाग है, पूरे भारत में इसका कहाँ भाग है, तो ये प्रश्न बनते हैं। जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न बताऊंगा और उस पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और इसलिए से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी पहले स्थान पर कौन है? चीन, और फिर कौन है? अमेरिका, और फिर भारत तीसरे स्थान पर कोयले के उत्पादन में अपना स्थान रखता है। भारत में सर्वप्रथम कोयला सन 1774 में रानीगंज में निकाला गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि 1774 में रानीगंज क्षेत्र में कोयला निकाला गया। इसके बाद इसका विकास 19वीं शताब्दी में किया गया तथा देश में अन्य भागों में खोज तथा खनन कार्य किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को उसमें स्थिति कार्बन के आधार पर विभाजित किया जाता है। देखिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के आधार पर कौन कौन से कितने प्रकार के कोयले हैं, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोयले के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कोयले के प्रकारों का क्या करना है? वर्णन करना है। तो कोयले के जो प्रकार है उनका जो वर्णन हम करेंगे दोस्तों, तो वो किस आधार पर है? ध्यान रखना, कार्बन के आधार पर। किस आधार पर है? कार्बन के आधार पर। तो कार्बन के आधार पर हम कोयले के 4 भाग मानते हैं, 4 प्रकार हैं, यूँ समझ लीजिए। एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95%। सेकंड नंबर है बिटुमिनस कोयला, जिसमें लगभग ये 40 की बजाय 60 कर लीजिए इसको, 60 से 80% कार्बन रहता है। देन उसके बाद है आपके पास लिग्नाइट कोयला, यहाँ लगभग 40 से 55 40 से 55% के आधार पर कार्बन की मात्रा। और चौथे नंबर पे पीट, जिसमें 40% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया अब आपके लिए। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोयले के कितने प्रकार हैं। या आपसे प्रश्न पूछ लेगा कोयले के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये 4 प्रकार के कोयले के बारे में लिखना है। नंबर 1 एंथ्रासाइट, प्लस कार्बन की मात्रा कितनी है इसको भी गौर रखना है, ये भी मेंशन करना है, वरना पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ। सेकंड है बिटुमिनस, ठीक है, ये मैंने करेक्शन कराया है, 60 से 80 कर लीजिएगा इसको। फिर है लिग्नाइट 40 से 55% के आसपास, और फोर्थ है पीट जो 40% से भी कम है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस पे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कीजिए। भारत में 98.5% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानें बहुत पुरानी चट्टानें हैं। जब महाद्वीपों का संचरण हो रहा था, महाद्वीप बनना शुरू हुए थे, उस समय गोंडवाना कालीन चट्टानें बनना प्रारंभ हुई थी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में कोयला हमें प्राप्त होता है, प्लस पेट्रोलियम के क्षेत्र भी यहीं पर डेवलप हैं, जो कि भौगोलिक रूप से। अब ये देखिए, गोंडवाना कालीन जो अवसादी चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से रीजन में, मैं आपको बताता हूँ। महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी वृद्धा क्षेत्र, ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयला, पंच नदी घाटी क्षेत्र। अब देखिए 9वीं कक्षा में आप अफवाह तंत्र पढ़कर आते हैं, तो महानदी आप भूले नहीं होंगे, महानदी उड़ीसा रीजन की है। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, अभी हमने जस्ट पढ़ा भी था। ठीक है, उसके बाद दामोदर घाटी भी आपको अच्छे से याद है, पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर घाटी परियोजना हमने पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ। सोन घाटी क्षेत्र आपको ध्यान है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास में बहने वाली रिवर है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, आपको ध्यान होना चाहिए। गोदावरी, ये पढ़ा था, आपको ध्यान है, अपवा क्षेत्रों में हमने कक्षा 9th में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, शायद ध्यान आ रहा होगा आपको। तो गोदावरी नदी को हम पढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी को हम पढ़ते हैं, ब्राह्मणी नदी ये आपके उड़ीसा रीजन के आसपास की रिवर है। इंद्रावती, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी। कोयल है, पंच है। तो ये जो नदियां हैं, नदियों के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक आपको कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का लगभग 10 से 20-30 मीटर मोटी परतों के रूप में कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये क्षेत्र वो हैं जहाँ पर गोंडवाना कालीन या गोंडवाना श्रेणी के कोयला मिलता है। तो आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि एक और हम पढ़ेंगे ट्रेशरी कालीन, है ना। देखिए कालीन पता है क्या है, यहाँ एक वर्ड आया देखो, गोंडवाना कालीन। कालीन का मतलब होता है समय, है ना। गोंडवाना का जब समय था, तो शायद आपको ध्यान आ रहा हो, जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो भौतिक प्रदेश में हम बताते हैं आपको 2 प्रदेश थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना समझिए, बस ये उसी समय की बात है ना। उसी समय जब महाद्वीपों में संचलन हो रहा था, पैंजिया, आपको ध्यान होगा एक नाम आता है पैंजिया,
महाद्वीपों का एक संयुक्त रूप था। आज हम अलग अलग महाद्वीप बोलते हैं, एशिया है, अफ्रीका है, लेकिन उस समय एक पूरा भाग था पैंजिया और वो बीच में से टूटा था, जिसका एक भाग अंगारा लैंड और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड था। तो बस ये उसी के समय की बात है, उसी के समय में एक क्षेत्र डेवलप हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण रीज़न है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा रीज़न है जहाँ पर सर्वाधिक कोयला मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो टर्शियरी कालीन की हम बात करते हैं कि टर्शियरी कालीन का क्षेत्र कहाँ कहाँ डेवलप है। तो भारत में टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला है। तो टर्शियरी कालीन में किस प्रकार का कोयला मिलता है? लिग्नाइट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि सर गोंडवाना कालीन, अभी हमने पढ़ा गोंडवाना जो कालीन समय है उसमें कौन सी चट्टानों उनमें किस प्रकार का कोयला मिलता है? तो आपका आंसर होगा बिटुमिनस प्रकार का। किस प्रकार का मिलता है? बिटुमिनस प्रकार का। और अब हम पढ़ रहे हैं टर्शियरी कालीन। तो टर्शियरी कालीन में किस श्रेणी का मिलेगा? तो लिग्नाइट प्रकार का। किस मिलेगा? किस प्रकार का मिलेगा? लिग्नाइट प्रकार का। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। जो कि 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व निर्मित है। कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार के कोयले के भंडार, अब देखिए इस प्रकार के कोयले के भंडार कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है। एक था गोंडवाना कालीन। ठीक है, गोंडवाना कालीन आपको कहाँ देखने को मिला? तो महानदी का क्षेत्र, गोदावरी का क्षेत्र, सोन नदी का क्षेत्र, ठीक है, ब्राह्मणी, इंद्रावती, इन नदी रीजन में आपको कौन सा? गोंडवाना कालीन चट्टानें मिली, गोंडवाना कालीन कोयला मिला जिसमें बिटुमिनस महत्वपूर्ण था। और हम अब पढ़ रहे हैं टर्शरी। तो टर्शरी में कौन सा है? लिग्नाइट। और लिग्नाइट में कौन कौन से क्षेत्र हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान। नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार कहाँ हैं। ठीक है, राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो मुख्य रूप से बाड़मेर। ठीक है, आप आगे का नाम याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप केवल ज़िले पे फोकस करें कि राजस्थान में कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे सर्वाधिक ये कोयला मिलता है। तो बाड़मेर पे फोकस कर लें, कपरूडी याद हो जाए तो कपरूडी याद रख लें, जालीपा, गिरेल, ठीक है, गूंगा, ताशिव, और नहीं तो आप सबसे ज़्यादा ज़िलों पे फोकस करें। बीकानेर की बरसिंगसर, पलाना, ठीक है, बिठनोक, नागौर में मेड़ता। तो एक तो हो गया बाड़मेर, एक हो गया बीकानेर, एक हो गया नागौर। ठीक है दोस्तों, कुचेरा हो गया, मातासुख मिलता है। तो आपको 3 ध्यान रख लेना, बाड़मेर ज़िला, बीकानेर ज़िला और नागौर ज़िला। ये 3 इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख लें, विशेषकर बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। और यदि आप अंदर इसके याद रख सकते हैं तो बाड़मेर में एक नाम याद रखें, जालीपा। ठीक है, बाड़मेर से याद आ जाएगा आपको जालीपा। फिर नागौर याद रख लें तो नागौर से आपको कुचेरा ध्यान रख लेगा, मातासुख, कुचेरा या मातासुख दोनों में से जो अच्छा आपको याद रखें। बीकानेर से याद रख लें आप बरसिंगसर। तो एक एक नाम ध्यान रख ले, देखिए बाड़मेर से जालीपा याद रख लो, बीकानेर से बरसिंगसर याद रख लो और नागौर से कुचेरा ध्यान रख लो। या मेड़ता फेमस है ज़्यादा, मेड़ता लोग ज़्यादा बोलते हैं, मेड़ता नाम ज़्यादा आता है, नागौर के समीप है, तो आप नागौर से मेड़ता में भी नाम ध्यान रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट एक और हम ऊर्जा खनिज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे परमाणु खनिज ऊर्जा। अब हम पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, ये एक और ऊर्जा खनिज है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु खनिज ऊर्जा। पेट्रोलियम आज किसी भी देश की यातायात व्यवस्था एवं औद्योगिक विकास की धुरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसके लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, इसलिए पेट्रोलियम पदार्थ इंपॉर्टेंट है। भारत में पेट्रोलियम लगभग 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला पदार्थ है। यह वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक व तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि वनस्पति और जीव, मैंने कहा ना कि ये जैविक खनिज है, चर्चा हुई थी हमारी पहले, जैविक खनिज है। जैविक खनिज में क्या होगा? वनस्पति होगी और जीव। वनस्पति और जीव सागरीय भाग में दबने और रासायनिक व तापीय क्रिया होने से, सागरीय भागों में दबने से और रासायनिक व तापीय क्रिया होने से निर्मित होने वाला ये जीवाश्म खनिज है।
ये प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है, इसे परिवहन और मशीनरी क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र ये आपको कहाँ डेवलप होंगे, कहाँ मिलेंगे, वो अभी हम देख लेंगे। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे क्योंकि सिलेबस आपकी कम है, तो एनी हाउ यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना रहेगी। इसके भंडार है आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, नोट करते जाइए, आसाम या असम, आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी, सूरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, आपको अच्छे से पता है कहाँ पर है, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग। ठीक है, राजस्थान में सौराष्ट्र तट। देखिए राजस्थान तो आपको पता है, सौराष्ट्र कहाँ है, तो गुजरात का दक्षिणवर्ती जो भाग है वो सौराष्ट्र कहलाता है। अभी मैं लोकेशन बता दूंगा आपको। हिमालय का तराई भाग। ठीक है, तराई भाग आपको अच्छे से पता है, यानी जब हिमालय समाप्त हो जाता है, हिमालय की लघु शिवालिक श्रेणी समाप्त होती है, उसके बाद तराई प्रदेश शुरू हो जाता है। उत्तरी व मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन, गोदावरी और कावेरी का डेल्टा। ठीक है, अरब सागर और बॉम्बे हाई के रूप में ही मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको मैप लोकेशन में, आप चाहे तो मैप निकाल लीजिए यदि आपके पास मैप है। ठीक है, मैं लोकेट करवा देता हूँ आपको मैप में, ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए भारत का मैप आप देखें तो भारत के मैप में स्पष्ट आपको जानकारी मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये असम बेल्ट है। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र घाटी रीजन आपने पढ़ा है। हिमालय का तराई प्रदेश ये पढ़ा है आपने, हिमालय का तराई प्रदेश क्लियर हो गया, ये पूरा रीजन तराई प्रदेश। ठीक है, यहाँ से तराई प्रदेश। फिर ये राजस्थान का भूभाग आपने पढ़ा है, राजस्थान का भूभाग इस वाले में मिलता है। उसके बाद ये गुजरात के रीजन में आ जाएं आप, गुजरात ये सौराष्ट्र रीजन है, इस रीजन में आ जाएं। और ये रीजन जो है तटीय रीजन, ये रीजन कौन सा है, तटीय रीजन। तो तटीय रीजन भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम मैप को और ऊपर कर देते हैं तो आपको यहाँ रीजन भी देखने को मिलेगा। देखिए ये पूरा का पूरा तटीय भाग है, ये पूरा का पूरा ये तटीय भाग, यहाँ पर ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन में आपको पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये सुंदरवन का डेल्टा भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो सभी लोकेशन आपने देखी कि असम रीजन में ब्रह्मपुत्र घाटी नंबर 1, सूरमा घाटी रीजन आ गया, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा भी मैंने बताया है आपको, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, तो देखिए पूरा तटीय प्रदेश आ गया, ये उड़ीसा राज्य है आपका, उड़ीसा का पूरा तटीय प्रदेश आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आपको राजस्थान और सौराष्ट्र तट, तो अभी मैंने बताया था जस्ट पहले, राजस्थान और ये सौराष्ट्र तट है ये रीजन। इसके उत्तर में हमने पहले राजस्थान पढ़ा था। उसके अलावा आपको हिमालय का तराई प्रदेश मैंने बताया, उत्तरी व मध्य गुजरात रीजन, उत्तरी व मध्य गुजरात रीजन, ये जो पूरा रीजन है। ठीक है, और लास्ट इसमें आप देखें तो अरब सागर और कावेरी डेल्टा रीजन, तो ये अरब सागर, ये पूरा का पूरा अरब सागर और कावेरी का डेल्टा रीजन। तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। वही है क्षेत्र, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है थोड़ा सा आगे, तो आप इनमें से थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हैं। देखिए नंबर 1, देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन का महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। तो 90% कहाँ से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान से। इस उत्पादित कच्चे तेल का देश में 24 बड़ी रिफाइनरियों के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई व जामनगर आदि तक भेजा जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, अब देखिए प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ मिलती है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के भंडार आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस के विद्युत उत्पादन का 38%, उर्वरक निर्माण में 33%, शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य के लिए उपलब्ध करवाती है। अब देखिए राजस्थान में इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार नंबर 1, एक तो बीकानेर का ध्यान रखना है, बीकानेर इम्पोर्टेंट है। एक आपको बाड़मेर देखने को मिलेगा, बाड़मेर ज़िले में, एक जैसलमेर में, जैसलमेर ज़िले में। इसके अलावा आपको मिलेगा गंगानगर ज़िले में, नोट करते जाइए गंगानगर ज़िले में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक तो हो गया बीकानेर, ठीक है, एक हो गया बीकानेर, दूसरा हो गया बाड़मेर, फिर हो गया जैसलमेर, फिर गंगानगर, ये दिख रहा है आपको, ये इम्पोर्टेंट है।
अब चाहें तो आप इसके रीज़न भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसलमेर में कहाँ कहाँ है, बाड़मेर में कहाँ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ज़िले महत्वपूर्ण हैं, ज़िलों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया और गंगानगर हो गया, ये 4 तो महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अन्य ज़िलों में जो जो रीज़न हैं, जो जो डेवलप हो रखे हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं यदि आप रखना चाहें तो। अदरवाइज़ आप ज़िले ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है। गुड़ामलानी का सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी, ठीक है, केयर इंडिया के द्वारा 91 कुएँ खोदे गए हैं, जिसमें 12 कुओं में से 2005 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज की हमने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमाणु खनिज ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं, राजस्थान में खनिजों की स्थिति कैसी है, राजस्थान में खनिजों की स्थिति किस प्रकार की है, उस पर हमारी चर्चा होगी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।